वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 8 के विज्ञान चैप्टर 15 के इस चैप्टर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग त्वरित चालक पढ़ेंगे, साथ ही साथ भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्वरित चालक पढ़ते हैं। बच्चों, त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। त्वरित यानी क्या? जो आकाश में बिजली चमकती है उससे हमारे भवन या घर पर अगर गिरती है तो हमारा घर को नुकसान हो सकता है, टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। तो उसी से बचने के लिए हम अपने एक उपाय करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ उसमें स्थापित कर दी जाती है। मतलब जब घर बन रहा होता है तो उसी समय थोड़ी सी घर से थोड़ी सी ऊंचाई पर, छत से थोड़ी ऊंचाई पर एक लोहे की छड़ उसमें रख दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा हवा में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को ज़मीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। ठीक है धातु की छड़ विद्युत आवेश के ज़मीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। मतलब बच्चों, जब त्वरित का कभी भी बाई चांस कभी भी त्वरित अगर होती है तो उस क्षण के माध्यम से होती हुई ज़मीन के नीचे तक पहुंच जाएगी। इससे हमारे घरों को होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। भवन के निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के जो स्तंभ हैं, विद्युत तार है, जल पाइप है, कुछ सीमा तक हमारा बच्चों बचाव करते हैं इस त्वरित से। लेकिन त्वरित झंझा के समय इन्हें हमें छूना नहीं चाहिए। यानी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर त्वरित झंझा है तो इन सभी चीज़ों को हमें छूना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि ये सभी चीज़ें विद्युत की सुचालक होती है और इससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, जब घर बनता है तो एक त्वरित झंझा के बचाव के लिए भवनों में ऐसे लगा दिया जाता है। क्लियर? और इसी से होता हुआ एक यहाँ धीरे से ज़मीन के नीचे गाड़ देते। तो इससे जब त्वरित झंझा होती है तो इसी से होता हुआ वो निकल जाता है और हमारे घरों को होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। आपने अभी त्वरित झंझा और त्वरित के विषय में पढ़ा। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। यानी कक्षा 7 में आप इनके बारे में पढ़े थे। ये जो बच्चों घटनाएं हैं, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं और हमारे मानव जीवन और संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। ये जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं हमारे जीवन पे और हमारी जो संपत्तियां हैं उनको बहुत ही नुकसान करती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब इन भूकंप है या ये जो घटनाएं होती हैं इनकी हम भविष्यवाणी यानी कि पहले से ही घोषणा करना। ठीक है, तो मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे त्वरित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है या देता है। ठीक है, और यदि बच्चों त्वरित झंझा होती है तो इसके साथ हमेशा त्वरित और चक्रवात की संभावना भी बनती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास बहुत समय होता है। यानी मौसम विभाग पहले से ही हमको चेतावनी दे देता है। ठीक है, ताकि हमें होने वाले भारी नुकसान से हम अपना बचाव कर सकें। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए। कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे त्वरित झंझा है, चक्रवात है, तूफान है, इनके बारे में मौसम विभाग तो जानकारी दे देता है, परंतु ये जो भूकंप है इसके बारे में आज तक कोई ऐसी जानकारी ही नहीं है जो मौसम विभाग पहले से दे। तो बच्चों, ये बहुत विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। मतलब भूकंप आने से बहुत अधिक पैमाने पर हमारा जीवन और हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। आपने 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले आपने गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था।
तो इसमें कितना जान मान का नुकसान हुआ था, संपत्ति का नुकसान हुआ था। ठीक है बच्चों, एक क्रियाकलाप है कि अपने मम्मी पापा से इन भूकंप द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में जानकारी लीजिए और उस समय समाचार पत्र और पत्रिकाओं से इनके बारे में भूकंपों द्वारा क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए और इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई जो क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट भी बनाइए। ठीक है, चलिए भूकंप क्या होता है बच्चों, ये भूकंप क्या है ना, जब ये अगर आता है तो क्या होता है, मतलब इसके आने से हमें क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या नुकसान होता है बच्चों। इसके प्रभाव से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब भूकंप क्या है, जब अगर भूकंप आ ही जाता है तो क्या होता है, साथ ही साथ अगर ये आ ही गया है तो इसके प्रभाव को कम से कम किया जाए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जिनके बारे में हम आज यहाँ पे नीचे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भूकंप क्या होता है बच्चों। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन, क्या होना, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, उसके कारण पृथ्वी भूपटल के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो भूकंप है बहुत ही कम समय तक रहता है और हमारी पृथ्वी के अंदर कंपन या झटका करता है और ये पृथ्वी की भूपटल के भीतर बहुत गहराई में गड़बड़ी होने के कारण इस वजह से भूकंप उत्पन्न होता है। बच्चों भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, ये जो भूकंप है हर जगह आते रहते हैं। ठीक है, और प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जा सकता, यानी जो भूकंप है इनको हम नोट नहीं कर सकते। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं, यानी जो बहुत बड़े भूकंप आते हैं वो मोस्टली बहुत ही कम होते हैं। बच्चों ये जो भूकंप हैं हमारे घरों को, पुलों को, बांधों को और लोगों को असीम क्षति पहुंचाते हैं, मतलब बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। असीम का मतलब है बहुत अधिक, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब ये जो हमारे घर है, भवन है, पुल है, बांध है, इन सबको बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि होती है, मतलब हमारे जीवन की, हमारी जो संपत्तियां हैं, ठीक है, संपत्ति मतलब हमारे घरों के जो सामान हैं, ठीक है, इन सबको बहुत अधिक नुकसान होता है। बच्चों भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन और सुनामी भी आते हैं। अगर जब भूकंप आता है तो उस समय बाढ़ की संभावना आ जाती है, भूस्खलन यानी कि ज़मीन की मिट्टी खिसकती है, सुनामी यानी समुद्रों में तेज लहरें उठती है, समझ रहे हैं ना। तो भूकंप आने के समय बाढ़ की स्थिति, भूस्खलन और सुनामी आने की भी संभावनाएं होती है बच्चों। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था और महासागर के चारों ओर के जो तटवर्ती क्षेत्र थे उसमें अपार हानि हुई थी। मतलब जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा सुनामी आया और उस वजह से उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जो एरिया थे, वो जो जगह थी, उसको बहुत अधिक नुकसान हुई बच्चों। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप 15.6 संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए और भारत में पूर्वी तटीय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति पता कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर इन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से बहुत नुकसान होती थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी को आप कलेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा, अभी हमने पढ़ा ये सुनामी, अब है भूकंप का क्या कारण है। अब यहाँ पर एक आदमी की कहता है कि मेरी दादी ने मुझे बताया कि पृथ्वी की किसी सांड के एक सींग पर टिकी हुई है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। तो ये कैसे सत्य हो सकता है, ये आदमी की मान्यता है। ठीक है, तो बूझो कहती है कि पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब धरती हिलती है, डुलती है, तो उसकी क्या वजह है। तो इसी चीज़ को हम जानेंगे अभी। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह में गहराई तक
गड़बड़ के कारण भूस्पंद होते हैं। भूस्पंद यानी जमीन हिलती है। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ये चित्र, ये बाहरी परत है भूपर्पटी, फिर यह प्रवार है, फिर बाह्य कोरोन है, आंतरिक गोड़ है। ठीक है, अब इसी में ये पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, ये टुकड़ों में बटी हुई है और प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ठीक है, 15.10 चित्र देखिए, ये हमारी पृथ्वी का, ठीक है, प्लेट है। तो ये प्लेट निरंतर गति करते रहते हैं और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाते हैं या अथवा इनमें टक्कर होती है, ठीक है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ यानी लहरें उत्पन्न होती हैं, यह हिलने लगता है और यही विक्षोभ है बच्चों पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, वैज्ञानिक लोग भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय और स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? इस बालक का प्रश्न है कि अरे वैज्ञानिक लोग भूकंप के बारे में सारी जानकारी इतनी जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय और उस किस स्थान पर आएगा और कब आएगा, क्या उसकी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते? जिस तरह से तड़ेजंझा की, सुनामी की, है ना, चक्रवात की ये लोग करते हैं। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं बच्चों, तथापि अभी तक ये संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। यानी जानते तो हैं हम, पर अभी तक हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आने वाला जो कहाँ पे आएगा और कब आएगा इसकी भविष्यवाणी कर सकें। अब ये एक लड़की कह रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंद उत्पन्न होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर अगर विस्फोट होता है तो उससे भी हमारी ज़मीन हिलती है। तो बच्चों, पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। मतलब ये जो पृथ्वी पर भूस्पंद की क्रिया है वो कई वजह से हो सकती है। पहली वजह है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर धरती फटती है, बड़े बड़े आग के गोले निकलते हैं वहाँ से। फिर दूसरा है उल्का पिंड। उल्का पिंड ये जो आसमान से हमारे धरती की ओर आते हैं और हमारी पृथ्वी पर टकराते हैं, इससे भी हमारी धरती पर कंपन उत्पन्न हो सकता है। अगला है किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण, यानी ज़मीन पर जब हम नाभिकीय विस्फोट यानी नाभिकीय प्रक्रिया का विस्फोट करते हैं उसके कारण भी हमारी धरती पर यह जो है बच्चों आता है। अब आप हो सकता है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण होती है। मतलब ज़्यादातर ये तो रीजन है ज्वालामुखी, हमारा जो है नाभिकीय संलयन के, नाभिकीय विस्फोट, है ना, इनकी वजह से। लेकिन ज़्यादातर बच्चों भूकंप जो हमारी पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं, मतलब कमज़ोर क्षेत्र होता है प्लेट का, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होती है बच्चों। यानी भूकंप जो आने की जो मेन रीज़न है वो है प्लेटों की गति। और जहाँ पर प्लेट की जो सीमाएं हैं बहुत दुर्बल होती, कमज़ोर होती हैं, वो क्षेत्र भूकंप से प्रभावित होता है या वहाँ भूकंप आने के बहुत अधिक चांस होते हैं बच्चों। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र कहते हैं अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, ऐसे जो स्थान हैं, उनको भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। हमारे भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्रों में कश्मीर आता है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय आता है, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण प्रदेश, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान है बच्चों। दक्षिण की बात करें तो भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है,
यानी आपने सीखा कि हमारे भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र में आते हैं। पहला आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर का क्षेत्र भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर है। फिर पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, पश्चिम और केंद्र का हिमालय। फिर है समस्त उत्तर पूर्व, यानी सभी उत्तर पूर्व। फिर है कच्छ का रण प्रदेश। फिर राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान। ये हमारे देश के भूकंप क्षेत्र हैं। अब बच्चों दक्षिण की बात करें तो दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के अंतर्गत आते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, हिमालय, गंगा का मैदान, माउंट एवरेस्ट, इंडियन प्लेट। तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ, ठीक है बच्चों। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। मतलब भूकंप जो आया बच्चों, उसका हमें मापना होता है कि भाई कितनी तीव्रता से ये आया है, तो उसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाने पर हम उसको व्यक्त करते हैं। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने का जो परिमाण बच्चों मिलता है वो 7 से अधिक होता है। यानी 7 से अधिक रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप आते हैं बच्चों, तो वो जो है बहुत अधिक विनाश करते हैं। आपने देखा था कि भुज और कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का जो परिमाण था वो 7.5 से भी ज़्यादा था। इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में जान मान का नुकसान किए थे। और 7 से अधिक रिएक्टर परिमाण पर जो पैमाने पर जो भूकंप आते हैं उनसे बहुत अधिक नुकसान होता है, ठीक है। अब बच्चों पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये जो तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं और इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये तरंगों को मापने का मात्रक है और ये उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है बच्चों, जो भूस्पंदन आने पर दोलन करने लगता है। यानी ये भूकंप मापने का है। इसके कंपायमान यानी कंपन करने के तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है और इन तरंगों का अध्ययन करके जो वैज्ञानिक हैं भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बनाते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। और वे भूकंप की क्षति को पहुंचा सकने की क्षमता का इससे वे अनुमान भी लगाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक बनाया गया है, यहाँ पे टेक बनाया है, चुंबक, डोरी, पेन, लोलक का गोलक, घूर्णी एक बनाई गई, इसे डोले, चार्ट पेपर। यहाँ पर उसकी रिएक्टर पर मिल मात्र दिया गया है कि 0, 10, 20, 40 है ना। अब यहाँ पर बच्चों अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो ये सेंटर बनाया गया है, ये सेंटर बनाया गया है, ये फोकस है, पृथ्वी का ये पृष्ठ है, अधिकेंद्र है और भूकंप की तरंगें हैं, ठीक है। विज्ञान में बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल भी एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी ज़्यादा है, नहीं 1.5 गुनी अधिक नहीं है। सही मायने में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होती है। यानी बच्चों विज्ञान में बहुत से पैमाने जो डेसिबल की तरह एक उदाहरण लेते हैं। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। रैखिक नहीं है इसका मतलब क्या कि ये जो है इस पैमाने पर 6 परिमाण के जो भूकंप हैं वो क्षतिनाशी की उनकी जो ऊर्जा है वो 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं होती है। सही में अगर हम देखें बच्चों तो परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ होता है 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। 2 अगर परिमाण में हुआ तो समझ लीजिए कि 1000 गुना बहुत अधिक विनाश हुआ। इसलिए अगर हम 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा का 4 परिमाण के भूकंप की तुलना करते हैं तो उससे 1000 गुना ये ज़्यादा होती है। तो ये था भूकंप लेखी उपकरण और भूकंप का चित्र। अब है भूकंप से बचाव कैसे किया जाए। बच्चों हमने ऊपर चर्चा जो कर ली,
हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, मतलब भूकंप की जानकारी तो हमको मिल नहीं सकती और ये आने पर बहुत अधिक नुकसान भी करते हैं। तो हमें ये अतः ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। हो सकता है कि भूकंप कभी भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, है कि नहीं। तो भूकंप क्षेत्रों और जहाँ पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, मैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनके सामने के लिए विशेष रूप से उन्हें तैयार रहना होता है। समझ रहे हैं ना। यानी भूकंपी क्षेत्र और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं जहाँ पर भूकंप आने के चांस रहते हैं, उनको हमेशा विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सबसे पहले इन क्षेत्रों के भवनों की एक डिजाइन ऐसी होती है कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। तो सबसे पहले वहाँ के घर ऐसे बनते हैं कि वे भूकंप आने पर उन झटकों को फील कर, मतलब सह सके, टूटे ना धीरे से। और आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। यानी आधुनिक जो भवन बनाने के बहुत सारे प्रौद्योगिकी है, यानी जो हमारे टेक्नोलॉजी है, ये इसको पॉसिबल कर सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो सके। यानी जब हमारे घर बनते रहें भूकंपी क्षेत्र में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पे जो भवन हम बनाएं वो एकदम सरल बने, तो इससे हम भूकंप निरापद हो सकते हैं। अगला है कि किसी योग्य आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियर से परामर्श करके हम वहाँ पर घर बनवाएं। मतलब जो अच्छा आर्किटेक्ट हो और अच्छा इंजीनियर हो, उससे संपर्क करके उस समय हम अपने भवन का निर्माण करें। अगला है कि अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। नहीं, जब हम अपना घर बनाएं उस समय हमें मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक करना चाहिए। ठीक है, इससे अगर वो कुछ गिरता भी है तो हमें कम नुकसान हो। अगला है कि अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जुड़ा देना चाहिए। इससे होता ये है कि ये आसानी से ना गिरे। फिर है कि दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापमाप यानी गीजर जो है आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी से रखना चाहिए ताकि जब भूकंप आए तो ये लोगों के ऊपर ना गिरे। ऐसे कुछ सावधानियाँ हैं। अगला है कि कुछ भवनों में यानी कुछ जो हमारे घर हैं उनमें भूकंप के कारण आग लग सकती है। हमें ये ध्यान देना है कि सभी भवन जो कि विशेषकर ऊंची इमारत में हैं वहाँ पर अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। मतलब वो जो वहाँ पे जो अग्निशामक उपकरण है बच्चों, वो चलने चाहिए। यानी कंडीशन ऐसी हो कि वो चलने लायक हो। ये नहीं कि बहुत सालों से रख दिया गया है तो रखे हैं, अगर यूज करना चाहे तो ना चले। यानी कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। फिर है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की। यानी हमारे देश की एक संस्था है जो इंजीनियरिंग की, रुड़की, और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इसने घर बनाने के लिए यानी भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी दी है। तो इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे उसने बताया है बच्चों कि भूकंप के झटके के लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। यदि हम घर में हैं तो किसी मेज के नीचे रुक सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं, झटकों को रुकने तक वहीं रहें। ऐसी जब भूकंप आ जाए तो ऐसी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें जो हमारे ऊपर गिर सकती है। अगला कि यदि हम बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। अच्छा, मान लो ये तो घर की थी, अगर हम घर के बाहर हैं तो उस समय हम क्या करें। तो बच्चों हमें भवन, वृक्ष और ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहना चाहिए। किसी खुले स्थान पे खोज लेना चाहिए और धरती पर लेट जाना चाहिए, मतलब अगर हम घर के बाहर हैं तो। अगला कि यदि हम किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से उस समय हमें कह देना चाहिए कि भैया वो गाड़ी को धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचा दे। जब भूस्पंदन के समाप्त हो जाए तो पहले बाहर ना निकलें। यानी जब तक भूस्पंदन समाप्त ना हो तब तक हम बाहर ना निकलें। इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने प्रमुख शब्द सीखा था: भूपर्पी, विसर्जन, विद्युत की प्लेटें, भूकंप, विद्युतदर्शी,
तड़ित, तड़ित चालक, ऋणावेश, धनावेश, रिएक्टर पैमाना, भूकंप लेखी, गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण और सुनामी तथा भूस्पंदन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा है, कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, जब रगड़ होती है तो उत्पन्न आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। दूसरा कि जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनाते हैं। अगला हमने ये सीखा कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए हम विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में हमने ये भी सीखा कि किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। फिर हमने इसमें यह भी सीखा कि बादल और पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। अब हमने इसमें यह भी सीखा कि तड़ित आघात जीवन और संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान करती है। फिर हमने ये सीखा कि तड़ित चालक भवन को तड़ित के प्रभाव से बचा सकते हैं। इस चैप्टर में हमने ये भी सीखा कि पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने की घटना को भूकंप के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी के भीतरी गहराई में विक्षोभ अगर होती है तो इसी वजह से भूकंप आते हैं, हमने ये भी सीखा। और हमने ये भी सीखा कि भूकंप आने की कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है। और इसमें हमने ये भी सीखा कि पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं या भूसंपर्की क्षेत्र कहते हैं जी। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर बच्चों की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में ये भी सीखा। हमने ये भी सीखा कि हमें भूकंपों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अब अगला वीडियो में हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।